बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज हफ्ता पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया है और आज नया कट्टा नहीं खुला बल्कि पूरी भैंस ही खुल गई है। दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है और एस्टैब्लिशमेंट ने किस तरह से चकरा कर रख दिया है। नवाज शरीफ साहब के वाले से एक दावा है और उस दावे को हम हर तरह से एनालाइज करेंगे। मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं, हर चीज को हर एंगल से एनालाइज करेंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक नौजवान जो कि पुरस्रार नौजवान है, जो नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकातें करता है, वो नवाज शरीफ साहब का क्या लगता है। इसके साथ ही साथ माजी में जाएं तो नवाज शरीफ साहब के कुछ ताल्लुकात, इसमें रॉ का किरदार, नवाज शरीफ पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ये सारी कड़ियां, ये पूरी स्टोरी और इस स्टोरी के हवाले से जो ओरिजिनेट कर रहे हैं दावे, उन दावों की हकीकत हर तरह से एनालाइज कर लेंगे इस चीज को। जबकि दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। इमरान खान से मुज़ाकरात का जो आगाज हुआ है और जो कल मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ मामला दुरुस्त करने के लिए कुछ लोगों को एक्टिव किया गया है। अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि एस्टैब्लिशमेंट मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपना रही है। यानी एक तरफ तो रगड़ा जो है वो कंटिन्यूड है और उसकी भी कुछ अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वहीं दूसरी जानिब क्या कुछ हो रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। और नवाज शरीफ साहब का जो नया स्कैंडल है ये बड़ा दिलचस्प, और ये जो व्लॉग है ये स्कैंडल्स और कुछ स्टोरीज और दावों और इंकशाफात से भरपूर होगा। कुछ खबरें भी हैं लेकिन इंकशाफात उससे भी ज्यादा अलार्मिंग हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज जो है वो लोगों तक ना पहुंच सके, उस असर को जाहिर करने के लिए हमें आपके लाइक्स की जरूरत होती है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, उनसे ये दरखास्त है कि अगर वो बेहतर समझे, मुनासिब समझे, उन्हें लगे कि सब्सक्राइब किया जा सकता है तो वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। अच्छा नाज़रीन कराम, कुछ पहले बड़ी अपडेट्स ले लें ताकि आपको वो मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी ये होती है कि बैक वक्त आप मुख्तलिफ अप्रोचेस के साथ चल रहे होते हैं। मतलब किसी शख्स के ऊपर रगड़ा भी लग रहा होता है, मुज़ाकरात भी चल रहे होते हैं, बैकडोर चीजें भी चल रही होती हैं। आपको मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी की भी बेहतर समझ आ जाएगी। पहली अपडेट यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा के खिलाफ अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घिराव के केस की समाअत हुई, जिस दौरान पुलिस ने मुलजिम की जेल से तलबी की दरखास्त की और इन्हें मजीद रिमांड पर दोबारा जिस्मानी रिमांड, क्योंकि नई दफात बगावत और इस तरह की मुकदमात की शामिल की गई हैं तो इन्हें जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं दूसरी जानिब पीटीआई की रहनुमा और साबिक वजीर यास्मीन राशिद का भी 5 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया और इदारों के खिलाफ इश्ताल अंगेजी और जलाओ घिराव के केस की समाअत हुई, जिसमें पुलिस ने इन्हें अदालत के रूबरू पेश किया। और इस सब के अंदर ये इन्होंने बताया है कि बगावत और अवाम को फसादात पर उकसाने की नई दफात शामिल हुई हैं और उन नई दफात के शामिल होने के बाद अब दोबारा जिस्मानी रिमांड चाहिए। आप यहां से भी चीजों को समझ सकते हैं कि किस तरफ को जा रही हैं। वहीं दूसरी जानिब साइफर केस में गिरफ्तार इमरान खान साहब के वकला ने सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के आज फिर से रुखसत पर जाने पर बरहमी का इजहार किया है। हुआ यह नाज़रीन इकराम के सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन, पिछली दफा खान साहब की दरखास्त जमानत थी, वो छुट्टी पे चले गए। कल उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी के कुछ केसेस सुने लेकिन आज फिर वो छुट्टी पे चले गए और इमरान खान इनके रुखसत पर जाने की वजह से इमरान खान और साइफर केस की समाअत जो है वो आज मुलतवी कर दी गई है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत के बारे में अदालती अमले ने पीटीआई के वकला को आगाह किया। सीक्रेट अदालत के जज के रुखसत पर होने की वजह से साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है और आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला ने साइफर केस में इनकी जमानत जो है दरखास्त जमानत पर दलाइल देना थे। और ये पहले भी एहलिया की तबीयत खराबी, अल्लाह इनकी एहलिया को सेहत कामला आजला अता फरमाए, एहलिया की तबीयत खराबी के बायस रुखसत पर चले गए थे। ताहम गुज़श्ता रोज जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की थी लेकिन आज फिर से जज साहब जो हैं वो रुखसत पर चले गए। पीटीआई के वकला ने इस रुखसत पर जाने के अमल की भरपूर इसके ऊपर बरहमी का इजहार किया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने की वजह से बगैर समाअत जो है कार्रवाई के मुलतवी होने पर इन्होंने कुछ और चीजें भी कही हैं
और वकील इंतजार पंजोता ने कहा कि सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। इंतजार पंजोता का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को जब सजा देनी थी तो ट्रायल कोर्ट ने 5 दिन में फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई को जेल में हासिल सहूलियात की जाली रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाई गई, यानी इमरान खान साहब को जो सहूलियात हासिल होने की रिपोर्ट है उसे आज वकला ने जाली करार दे दिया है। इमरान खान साहब की वकील नईम पंजोता ने कहा कि कल जज अबुल असनाद जुल्करनैन रिमांड देने आ गए लेकिन आज छुट्टी पर चले गए। चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ ना देना और दरखास्त जमानत पर समाअत ना करना जुल्म है और इन्होंने इस सब के अंदर यह भी दरखास्त की कि चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को यह दरखास्त की है कि वो जारी करके इन्हें तलब किया जाए और जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है अदालत के अंदर वो बिल्कुल गलत है और ये जो रिपोर्ट है ये जाली रिपोर्ट है, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान आम इंतखाबात की तारीख को लेकर भी लफ्जी गोलाबारी जारी है और ये एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले जो हैं ये कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मुझे जो लगता है वो यही है कि मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी को ये टास्क मिला है कि एक दूसरे के मुकाबिल आ जाएं और यूं बयानात की जंग गर्म रखें। इसमें उनके मुताबिक अवाम को और बातों में लगाना आसान हो सकता है, इसे इस एंगल से भी देखा जा सकता है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा किया, लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब मैदान में उतरे हैं और बिलावल साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को एक क्लियर मैसेज दिया कि हम 90 डेज में इलेक्शंस चाहते हैं। लेकिन अब जरदारी साहब 24 घंटे से पहले ही मौक़िफ़ बदला है, पीपल्स पार्टी लेट गई है एस्टैब्लिशमेंट के सामने, या क्या हुआ है, या फिर ये जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक डर और खौफ बनाना चाह रहे थे कि हम जी खान के साथ खड़े हो सकते हैं, उसे ये मैंने कल भी कहा बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि इन्हें कुछ रिलीफ मिला हो, अब ये किसी को नहीं पता। लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा दे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपना मामला करे। और पीपल्स पार्टी की जानिब से बयान के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। इससे कबल पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा बशमूल बिलावल भुट्टो जरदारी आम इंतखाबात का इनेकाद आइन के मुताबिक 90 रोज में कराने के बयान दे चुके हैं और इस पर मुसलसल जोर दिया जा रहा है। और इस सब के अंदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उन्हें इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान पर पूरा एतमाद है। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके तरक्की की राह पर डाले। और ये बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने कही है। और फिर वही बात यह है कि मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, हमें सियासत नहीं रियासत और मईशत बचाने की फिक्र होनी चाहिए और मुल्क है तो हम सब हैं। ये बातें क्यों की जा रही हैं? क्या पीपल्स पार्टी का ये तारीखी सरेंडर है? जरदारी साहब की चीखें हैं, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि PDM बुरे तरीके से फंस चुकी है। अच्छा, अब जरा नाज़रीन इकराम बात कर लेते हैं दो बड़ी खबरों की। एक बड़ा स्कैंडल है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के लिए, मस्बत खबर है। पहले बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक दावा आया कुछ दिन पहले, असदुल्ला खान साहब ने भी ये दावा किया कि नवाज शरीफ साहब एक बड़ा खूबरू नौजवान है, उससे मिलते हैं। और वो मीडिया जो है वहां पर उन्हें ये अगले दिन कहा गया कि आप अपने कैमरे बंद कर दें, नवाज शरीफ साहब से कोई मिलने आ रहा है। उन्होंने कर्टसी में वो बंद कर दिए और नवाज शरीफ साहब उस शख्स की अपनी गाड़ी में नहीं, वहां पर बैठ के गए और नवाज शरीफ साहब की कुछ मुलाकातें होती हैं। अब उन्होंने इसके अंदर इतनी ही बात की, इसके बाद कुछ चमकगोइयां बढ़ी और फिर जारी बात है बहुत सी पर्सनल लाइफ के हवाले से बातें हुई। मैं जाती तौर पर समझता हूँ पर्सनल लाइफ, सबकी पर्सनल लाइफ अपनी होती है और अगर उस पर्सनल लाइफ का आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ, आपकी सियासत के साथ, मुल्की मामलात के साथ कोई ताल्लुक नहीं बन रहा तो फिर उस पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट मैं समझता हूं कि वही पैमाना हम रखेंगे जो इमरान खान साहब के लिए रखते हैं, वही पैमाना हम रखेंगे जो हम बाकी सियासतदानों के लिए रखते हैं। पर्सनल लाइफ या पास्ट जो है वो किसी भी सूरत पॉलिटिक्स के अंदर या सियासत के अंदर ज़ाती ज़िंदगी जो है ये मेरी हम्बल ओपिनियन है। लेकिन ऑब्वियसली एक जगह आती है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बड़ी अहम तरीन पोजीशन पर थे एंड देयर इज अ रीजन मैंने वो नौजवान वाला जो स्कैंडल है उसे कवर नहीं किया और वो आपके सामने नहीं रखा, क्योंकि उसमें चीजें जो थी वो पर्सनल साइड पर जा रही थी और जाती और निजी जिंदगी की तरफ। लेकिन अभी जो एक नया क्लेम आया है, नया दावा आया है, ये बड़ा अलार्मिंग है। ये दावा ये है नाज़रीन कराम के नवाज शरीफ साहब 1990-92 में जब वजीर आजम थे, एक मुख्तलिफ डेलीगेशन आते हैं मुल्क में मुलाकात के लिए, एक भारतीय डेलीगेशन आया, उसमें इंतहाई खूबसूरत एक खूबरू खातून थी, हसीना थी, स्टनिंग और ऐसी खूबसूरती के जिसे अवॉइड ना किया जा सके,
इग्नोर ना किया जा सके, और वही हुआ। नवाज शरीफ साहब उन्हें नोटिस किए बगैर नहीं रुक सके, ये दावा है, ये क्लेम किया जा रहा है, और मैं इसे मुबैना तौर पर, ये पूरी स्टोरी जो आई है, और उस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब इंप्रेस हुए, वो डेलीगेशन, फिर बातचीत बढ़ी, डेलीगेशन तो वापस चला गया, वो खातून वापस नहीं गई, उन्हें नवाज शरीफ साहब ने मरी में रख लिया। हर एक 2 दिन बाद नवाज शरीफ साहब इस स्टोरी के मुताबिक, इस क्लेम के मुताबिक उनसे मिलने भी जाया करते थे। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे, लेकिन अचानक एजेंसियों ने जो अपनी तहकीकात की, उन्हें पता चला कि यह खातून रॉ की ऑपरेटिव है, और जब एजेंसियों ने एक रिपोर्ट बना ली कि यह खातून रॉ की ऑपरेटिव है और पाकिस्तान के वजीर आजम को ट्रैप किया जा रहा है, पाकिस्तान के वजीर आजम से बातें उगलवाई जा सकती हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क जब बन गया, तो ISI ने एक रिपोर्ट तैयार की, और यह अब प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचानी थी। यह रिपोर्ट, अब यह रिपोर्ट जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचानी थी, तो एक अफसर का इंतखाब किया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को बताएं। वो थे कर्नल रिजवान। कर्नल रिजवान साहब का नवाज शरीफ साहब के ये ज्वाइंट मिलिट्री सेक्रेटरी भी थे, और इनके वालिद साहब जो हैं वो मियां शरीफ के साथ भी अच्छा ताल्लुक था, तो ये नवाज शरीफ साहब से बात भी कर लिया करते थे, नवाज शरीफ साहब के ट्रस्टेड भी थे। और जब इन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब को अपने तरीके से बता दूंगा, मेरी वो बात सुनते हैं, वो समझ जाएंगे। जब नवाज शरीफ साहब के सामने ये स्कैंडल रखा गया कि ये रॉ की ऑपरेटिव हो सकती है, तो रिकॉर्ड ये कहता है कि उसी दिन कर्नल साहब को उनके ओहदे से निकाल दिया गया, उन्हें फारिग कर दिया गया, उन्हें किक आउट कर दिया गया वजीर आजम ऑफिस से। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस स्कैंडल को दूसरे स्कैंडल के साथ भी मिला के पढ़ा जा रहा है कि जी वो नौजवान कौन हो सकता है और इस तरह की चीजें, लेकिन मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा। लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस वक्त जेरे गर्दिश है, इस पर बातचीत हो रही है। देखिए, अगर तो इसके अंदर ISI का इन्वॉल्वमेंट आ रही है और इसके अंदर ISI की रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर तो ये मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो सकता है ये स्कैंडल। लेकिन अगर इसके अंदर वो वाला पहलू नहीं है, अगर ये कोई आम खातून हो या इस तरह की कोई चीज हो, फिर मैं समझता हूं कि मेरी अपनी चैनल की जो एडिटोरियल पॉलिसी है उसके मुताबिक मैं इसे अपने चैनल के ऊपर स्पेस भी ना दूं और इस चीज को इसका जिक्र भी ना करूं। और ये एथिक्स और मॉरल्स मैं जाती तौर पे ये समझता हूं, मेरी ये एक हम्बल ओपिनियन है। लेकिन चूंकि अब इस सब के अंदर ये वाला एंगल भी आ रहा है, तो ये एंगल बड़ा खतरनाक है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मैंने आपको कल बताया कि दुरानी साहब हैं, उन्हें लॉन्च किया गया है और उन्होंने सदर मुमलिकत से मुलाकात भी की है। वो सियासी कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और इस वक्त कामरान यूसुफ साहब एक साफी हैं, ये बहुत ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से खबरें रिपोर्ट करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि एस्टैब्लिशमेंट एक वक्त में मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करती है और मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी होती है। एक तरफ इमरान खान के खिलाफ केसेस बन रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, क्रैकडाउन अपनी तेजी से जारी है। दूसरी तरफ एक डिपार्टमेंट दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहा है, यानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट बाकी ऑप्शंस पर भी गौर कर रहा है कि बातचीत से मामलात हल हो। और ये कंफर्म जो मैंने कल आपको खबर दी, अब उसकी तस्दीक हो रही है और ये भी कह रहे हैं कि मेरी मालूमात है कि मोहम्मद अली दुरानी की सदर से मुलाकात इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जो कि इन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक डिपार्टमेंट एक और स्ट्रैटेजी एक्सप्लोर कर रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, और मोहम्मद अली दुरानी साहब की सदर मुमलिकत से मुलाकात उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। यानी कि बड़े घर वालों ने भेजा है खान के सिपाही आरिफ अलवी के पास के मामलात ठीक करते हैं, और ये मुलाकात आर्मी चीफ डीजी और डीजी ISI की सदर से मुलाकात का तसलसल है। अब यह चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह चीज उससे भी बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ और डीजी ISI की मुलाकात एक क्लियर मैसेज और उन्हें अल्टीमेटम देने के लिए कम्युनिकेट किया गया। कुछ साफियों ने यह भी कह दिया कि सदर का इस्तीफा लेके आ गए हैं, सदर अब एक दिन एक्स्ट्रा नहीं गुजारेंगे। किधर गया वो उनका दावा? ये सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को बदनाम ही कर रहे होते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट के बन के एस्टैब्लिशमेंट को बदनाम कर रहे होते हैं। तो कह रहे होते हैं बड़ा अच्छा काम किया आसिम मुनीर साहब ने, लेकिन उन्होंने ये कर दिया। वो तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल काम ही नहीं है, टेक्निकली उनके बनकर उन पर इल्जाम लगा रहा होता है ये टोला, और ये बारीक वारदातें हैं, ये वारदातें डाल रहे होते हैं। लेकिन इस सब के अंदर ये बात करना कि मोहम्मद अली दुरानी की सदर से मुलाकात आर्मी चीफ और डीजी ISI की ऐवान सदर के उस फ्लोर के ऊपर, 4th फ्लोर के ऊपर जो सीक्रेट एक तरह की मीटिंग जिसे खुफिया रखा गया, उस मीटिंग का तसलसल है। यानी इसका एजेंडा क्या है कि बातचीत से मामलात हल हो, तो उस मीटिंग का एजेंडा भी फिर यही होगा, उसी का तसलसल है ना कि बातचीत से मामलात हल हो। ये और बड़ी खबर है कि वो जो मीटिंग हुई थी वो बातचीत से मामलात हल करने की एक कोशिश थी, जो कि बहुत बड़ी खबर है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।